नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी थी और इससे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज पर हम 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का परिचय, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गौरी को देखा। गौरी भारत में तीसरा आक्रमणकारी था और तुर्की आक्रमणकारी में उसका नंबर दूसरा था। जहां कासिम और गजनवी भारत में सत्ता स्थापना के प्रयास में असफल रहते हैं, या यूं कहें कि उनका सत्ता प्राप्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गजनवी भारत में लूट मार करने के उद्देश्य से आता है और अपने इस उद्देश्य में वो सफल होता है। भारत में 17 आक्रमण करता है और उसे अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती है। 1175 में तीसरा आक्रमणकारी या दूसरा तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करता है और सिंध व मुल्तान को विजय करता है। गुजरात में उसकी पहली भारत में पराजय होती है, यानी गुजरात में पहली बार वो पराजित होता है। उसके बाद पेशावर, लाहौर क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान से उसके दो संघर्ष, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय, 1191 और 1192 के युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और इसी के साथ भारत में सत्ता का द्वार उसके लिए खुल जाता है। दिल्ली अजमेर पर अधिकार हो जाता है। 94वें चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसके एक सेनापति जिसका नाम है बख्तियार खिलजी ने उसके लिए बंगाल और बिहार की विजय कर दी। इन सभी विजयों का प्रभाव यह हुआ कि भारत में अब मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी है। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है और भारत में विजित प्रदेशों का शासन उसके सेनापति या उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम पीरियड होगा वह टाइम पीरियड सल्तनत काल कहलाता है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो सल्तनत काल को लेकर के होगी कि इसमें कितने वंश हुए, कौन कौन शासक हुए, किस शासक की क्या उपलब्धियां थी, उनकी स्थापत्य कला, उनका स्ट्रक्चर, उनकी साहित्य कला, संस्कृति, बाजार व्यवस्था, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो सल्तनत काल की जानकारी हमें कहां से हुई, तो उसके लिए आज की मैंने ये क्लास स्पेशल बनाई है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सल्तनत कालीन साहित्य की। जी हाँ, जो हम सल्तनत कालीन शासक पढ़ेंगे उनके दरबार में बहुत सारे इतिहासकार हुए और उन इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में उन तत्कालीन शासन व्यवस्था, शासक, उनकी युद्ध प्रणाली, उनकी बाजार व्यवस्थाओं का वर्णन किया। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इतिहासकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा और अपने उस ग्रंथ में उसकी क्या विशेषताएं थी, या उसने किस शासक के ऊपर या किस शासक को बेस बना करके अपने ग्रंथ का रचना की थी। तो आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो रहेगी सल्तनत कालीन साहित्य। वैसे एक क्लास है मध्यकालीन साहित्य जिसमें हम सल्तनत कालीन साहित्य और मुगल काल साहित्य दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसको बांट दिया है। हम पहले सल्तनत कालीन साहित्य पढ़ेंगे, जब मुगल काल शुरू करेंगे तो मुगल कालीन साहित्य पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारा सल्तनत कालीन साहित्य। ठीक है, तो सल्तनत कालीन साहित्य में जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, जानकारी के स्रोत तो कुछ मैंने बुक्स लिखी है और उनके रचनाकार लिखे हैं। पहली बुक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद भी नाम दिया गया है। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में हुई है। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में हुई है और इसकी रचना जिसने की है उसका नाम है अल बरूनी। जी हाँ, इसकी रचना जिसने की है उसका नाम है अल बरूनी। तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। यह मुख्य रूप से खीवा मध्य एशिया का निवासी था, किंतु जब गजनवी ने भारत पर अटैक किया तो गजनवी के साथ अल बरूनी भारत में आता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अल बरूनी भारत में किसके साथ आया, गजनवी के साथ। जब गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो उन आक्रमणों में अल बरूनी भी उसके साथ होता है और अल बरूनी कुछ समय के लिए भारत में रुक करके भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्राचीन भारत में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करता है जिसमें पुराण, वेद, भगवत गीता, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है कौन, अल बरूनी। और उसी के आधार पर उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में
भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा का क्या किया है, वर्णन किया है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, किताबुल हिंद, इसका दूसरा नाम तहकीक हिंद, भाषा इसकी अरबी है, रचना अल बरूनी ने की, और किसके समय भारत आया, गजनवी के साथ भारत आता है, और भारत की अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा का क्या करता है, वर्णन करता है। नेक्स्ट बुक है या नेक्स्ट तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी की रचना अल उतबी ने की है। किसने की है, अल उतबी। पुस्तक तारीख ए यामिनी में गजनवी के भारत आक्रमणों का वर्णन किया है। मुख्य रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी, गजनवी के भारत आक्रमणों का वर्णन अल उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख ए यामिनी में किया है। नेक्स्ट ग्रंथ है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है और गजनवी की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। फिरदौसी ने अपनी पुस्तक शाहनामा में गजनवी की उपलब्धियों का क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट पुस्तक है नासिरी की रचना हसन निजामी ने की है। हसन निजामी मध्य एशिया का निवासी था, तो मध्य एशिया का निवासी था और कुतुबुद्दीन के समय ये भारत आता है। हसन निजामी कुतुबुद्दीन के समय भारत आता है, यह मध्य एशिया का निवासी था। दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी ग्रंथ है ताजुल मासिरी। इससे पहले आप देखो इन ग्रंथों में गजनवी की चर्चा हो रही है। पहला ग्रंथ जो हमारे पास आया ताजुल मासिरी आया जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है 1206 में, उसी के समय ये ग्रंथ लिखा गया और उसकी स्थापना कैसे हुई, कौन इसका पहला शासक बना या उस पद पर कार्य रहकर किस शासक ने कार्य किया, उसकी जानकारी इस पुस्तक में है ताजुल मासिरी। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी ग्रंथ है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से पद थे, उन पदों पर कौन कौन व्यक्ति आसीन थे, उन सभी की जानकारी ताजुल मासिरी में है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, ये दोनों पुस्तकें अरबी भाषा में लिखी गई है। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये दोनों पुस्तकें अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें किताबुल हिंद और तारीख ए यामिनी है। उसके बाद से जो भी पुस्तक लिखी गई है शाहनामा से लेकर के तारीख ए मुबारक शाही तक, ये सभी पुस्तकें फारसी में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये दो पुस्तकें अरबी भाषा में, उसके बाद शाहनामा से लेकर के तारीख ए मुबारक शाही, ये सभी पुस्तक और ये सभी पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कभी कभी भाषा को लेकर के सीधा प्रश्न आ जाए कि कौन सी पुस्तक किस भाषा में, तो इंपॉर्टेंट, ताजुल मासिरी दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी ग्रंथ है, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। यह मध्य एशिया का निवासी था। जब कुतुबुद्दीन शासक बनता है तो उसके समय भारत आता है और इस पुस्तक में 1191 में एक महत्वपूर्ण घटना जिसका नाम है तराइन का युद्ध। तो 1191 से लेकर के 1215 में गद्दी पर बैठे थे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश तक का इसमें वर्णन है, या गुलाम वंश का इसमें क्या है, वर्णन, यह इतिहास लिखा गया है। बस इतनी सी बात है इसकी। नेक्स्ट पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी की रचना की है मिनहाज उस सिराज ने। तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम तबकाते नासिरी है। 1227 में इल्तुतमिश के समय ये भारत आया। इल्तुतमिश के समय या इल्तुतमिश, मिनहाज उस सिराज सिंध में मुल्तान की जो शासक थे कुबैचा, उनके दरबार में था। जब इल्तुतमिश ने 1227 में कुबैचा को पराजित कर दिया और उस विजय के बाद में इल्तुतमिश इसे अपने साथ कहां ले आता है, भारत ले आता है, मिनहाज उस सिराज को, और अपने दरबार में एक उच्च पद पर क्या करता है, नियुक्त भी करता है। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में 1191 तराइन के प्रथम युद्ध से लेकर के 1260 सल्तनत कालीन या गुलाम वंश के शासकों का क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। सल्तनत काल में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या एक इतिहासकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में पहले बेसिक बातें जाने अपन। अमीर खुसरो अब तक हुए इतिहासकारों में पहला ऐसा इतिहासकार है जिसका जन्म भारत में हुआ। आप देखेंगे सभी इतिहासकार भारत के बाहर से आए हैं, लेकिन अमीर खुसरो ऐसा पहला इतिहासकार है जिसका जन्म भारत में हुआ, और इसका जन्म 1253 यूपी के पटियाली में हुआ, जो वर्तमान की एटा जिले में है। जो वर्तमान कहाँ है, एटा जिले में। अमीर खुसरो का महत्व इतिहासकार के रूप में उतना नहीं है जितना इसका महत्व है कवि के रूप में। तो अमीर खुसरो एक इतिहासकार ना होने की बजाय यह कवि था, लेकिन फिर भी इसके ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है जो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखे गए।
अमीर खुसरो के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन था। जी हाँ, 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन था। बलबन के समय से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। बलबन के समय से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया और दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन रहता है। बलबन, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, बाकी पीछे हम शासकों की बात करेंगे। बलबन के बाद कैकुकाबाद, कैमूर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो का समय रहता है। तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखा अमीर खुसरो ने। तो इतिहासकार न होकर कवि था, 7 सुल्तानों के समकालीन था और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। और इनकी गुरु जो फेमस सूफी संत थे, आपको नाम बताना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि कौन से सूफी संत अमीर खुसरो के गुरु थे, वह किस संप्रदाय के थे, और उनकी मृत्यु के एक दिन बाद ही अमीर खुसरो की भी क्या हो जाती है, मृत्यु। दोनों की कब्र एक साथ एक ही जगह पर है। तो गुरु शिष्य की मृत्यु एक साथ हुई, मतलब पहले उनके गुरु मरे और उसके बाद में अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए एक दिन बाद में, और दोनों की कब्र एक साथ है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, जो प्रमुख या फेमस सूफी संत भी थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो के 6 ग्रंथ हैं और 6 ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? पहले ग्रंथ का नाम है किरात उल सलाहीन, दूसरे का नाम है मिफ्ता उल फुतूह है, तीसरे का नाम है खजाइन उल फुतूह है, चौथे का नाम है आशिका या देवल रानी खिज्र खां, पांचवे का नाम है नूहे सिपिहर और छठवें का नाम है तुगलकनामा। तो क्या है इनमें, आप देखते हैं। किरान उल सलाहीन में, किरान उल सलाहीन में बलबन की मृत्यु के बाद में कैकुकाबाद शासक बनता है, जो उसका पुत्र होता है। किंतु कैकुकाबाद शासन में रुचि ना लेकर के भोग विलास में रुचि लेता है और सत्ता कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में इसके पिता, जिनका नाम बुगरा खां है और वो बंगाल के सूबेदार है, तो इनके पिता, कैकुकाबाद के पिता बुगरा खां बंगाल से आते हैं और कैकुकाबाद को समझाते हैं और दोनों के मध्य एक वार्तालाप होती है। ये वार्तालाप जिस स्थान पर होती है वो जगह थी अवध, लखनऊ। तो किरान और सदाहीन में किसका वर्णन है? कैकुकाबाद व उनके पिता बुगरा खां के मध्य हुई वार्तालाप का वर्णन है। बाकी अपन समझेंगे कैकुकाबाद कौन है, बुगरा खां कौन है, जब हम सल्तनत कालीन इतिहास के सुल्तानों को क्रम से पढ़ेंगे। ये पहले इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में छोटी सी पिक्चर क्लियर हो जाए कि कौन किस किस लोगों के बारे में, किन किन शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मिफ्ताह उल फुतूह है। मिफ्ताह उल फुतूह है पद्य में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की शासन काल का वर्णन है। 1290 में कैकुकाबाद और कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी शासक बन जाते हैं। और जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बने तो अमीर खुसरो इनके समकालीन हो गए, इनके दरबारी विद्वान हो गए। तो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल का वर्णन किया है मिफ्ताह उल फुतूह में। अमीर खुसरो का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आएगा वह है खजाइन उल फुतूह है। यह अमीर खुसरो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में है और ये गद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गद्य में। खजाइन उल फुतूह को ही तारीख ए अलाही भी कहते हैं, तारीख ए अलाही भी कहते हैं। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के आक्रमण या उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय का विस्तार से वर्णन किया है। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर व दक्षिण भारत की विजय का विस्तार से वर्णन किया है। जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत की 6 और दक्षिण भारत के 4 राज्यों को विजय किया था। ठीक है, दक्षिण भारत के कितने राज्य? 4 राज्यों को विजय किया था, जिसमें उत्तर भारत के अधिकांश राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं विजय किए थे और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको भेजा उसका नाम था मलिक काफूर। हम चर्चा करेंगे इन सभी विजयों की, लेकिन तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर व दक्षिण भारत की विजय का वर्णन खजाइन उल फुतूह में है। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमण का वर्णन भी खजाइन उल फुतूह में किया गया है। नेक्स्ट ग्रंथ है आशिका या देवल रानी खिज्र खां। नाम से ही स्पष्ट है, आशिक यानी प्यार मोहब्बत की बात इसमें होगी। आशिका में तो अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा। अलाउद्दीन खिलजी का एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की थी तो गुजरात विजय में कर्ण बघेल की पुत्री जिसका नाम था देवल रानी,
तो गुजरात में कर्ण बघेल की पुत्री देवल रानी को कैद कर लिया जाता है, उससे दिल्ली लाया जाता है और वहां खिजर खां को उससे प्यार हो जाता है या दोनों में मोहब्बत हो जाती है, और इसी का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, आशिका या देवल रानी खिजर खां। तो सुनेंगे आप, खिजर खां और देवल रानी की प्रेम कथा का वर्णन है, आशिका या देवल रानी खिजर खां। देवल रानी कौन है? गुजरात के शासक कर्ण बघेल की पुत्री है। नेक्स्ट पुस्तक है नूहे सिपीहर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय का वर्णन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए सत्ता मलिक काफूर को मिल जाती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह ने काफी कूटनीति से सत्ता पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और नूहे सिपीहर इन्हीं के काल में हुई प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट पुस्तक है तुगलकनामा। यह तुगलकनामा तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की घटनाओं के वर्णन के बारे में लिखी गई है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अमीर खुसरो, जन्म 1253, यूपी पटियाली, वर्तमान एटा। प्रमुख बात क्या है? प्रथम ऐसे इतिहासकार हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, इतिहासकार न होकर के कवि के रूप में इनका महत्व ज्यादा है। 7 सुल्तानों के समकालीन थे और 1225 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। किरान उस-सदाहिन, मिफ्ताहुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, आशिका, नूहे सिपीहर और तुगलकनामा, ये प्रमुख किताबें अमीर खुसरो की। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जैसा ही एक इतिहासकार और जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो जैसा ही एक इतिहासकार जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में बरन यानी बुलंद शहर में हुआ था। 1285 में बरन बुलंद शहर में हुआ। यह खिलजी व तुगलक सुल्तानों के समकालीन था। खिलजी सुल्तान और तुगलक सुल्तानों के समकालीन था बर्नी। 1285 में इसका जन्म हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ मित्र था। जैसे अकबर का मित्र बीरबल था, उसी प्रकार से बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ मित्र था। ठीक है, किंतु इसका अंतिम समय काफी कष्टदायी गुजरा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में जो सुल्तान बनते उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक और बर्नी दोनों के मध्य मतभेद थे, या बर्नी और फिरोज शाह तुगलक के मध्य बनी नहीं, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागाह में कैद कर दिया। इसी कैद के दौरान बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए इस कैद के दौरान ही बर्नी ने 2 पुस्तकों की रचना की, जिसमें एक पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांदारी। एक पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांदारी। तो तारीख ए फिरोज शाही 1266 से लेकर के 1357 तक का इतिहास इसमें मिलता है। 1266 की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1266 में बलबन का राज्याभिषेक हुआ, यानी बलबन की राज्याभिषेक से लेकर के 1357 तक का इतिहास, और 1357 में शासन किसका चलेगा? फिरोज शाह। तो इसके बीच में जो सुल्तान हुए उनका इतिहास इसमें लिखा गया है। तो उनके समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका वर्णन किया गया। ठीक, इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधार, उसकी बाजार व्यवस्था का वर्णन है, और मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का क्या किया गया है? वर्णन। तो हम पढ़ेंगे जब मोहम्मद बिन तुगलक उसकी योजनाएं देखेंगे कि कैसे उसकी एक के बाद एक योजना असफल हो गई और कैसे ये सुल्तान जनता के लिए अभिशाप साबित हुआ, और इसकी मृत्यु पर एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह से सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधारों का वर्णन है, बलबन की रक्त व लोहे की नीति का वर्णन है। तो जो भी घटनाएं इसके बीच में सुल्तानों में घटी उन सभी का वर्णन तारीख फिरोज शाही में है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक के समय लिखा गया, इसलिए इसका नाम फिरोज शाही रखा गया। नेक्स्ट है फतवा ए जहांदारी। इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था या मुस्लिमों के जो कानून है उसका लिपिबद्ध वर्णन किया गया है फतवा ए जहांदारी में। तो ये दोनों ही पुस्तक किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी। आपको इन पुस्तकों को याद करना होगा। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, जो ज्यादा क्वेश्चन बनेगा वो यह बनेगा किस पुस्तक की रचना किसने की। अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाकर के पूछ जाएगा तो पुस्तक से संबंधित कोई बात लिख करके पूछेगा कि ये बात किस पुस्तक में लिखी गई है या इससे संबंधित पुस्तक कौन सी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम रचनाकार का नाम ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक इतिहासकार जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी इतिहासकार था। ठीक है, ये भारत का नहीं था, ये विदेशी था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आता है। जिस जगह का रहने वाला था वो जगह थी मोरक्को, और मोरक्को अफ्रीका में है। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका।
तो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से प्रभावित हुआ और इसे अपने दरबार में या अपने राज्य में काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, काजी के पद पर नियुक्त किया और जिस जगह नियुक्त किया उसका नाम था दिल्ली। 10 वर्ष तक ये काजी के पद पर नियुक्त रहता है, किंतु बाद में इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और ये काजी का पद छोड़ देते हैं। किंतु कुछ समय बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के संबंध वापस से मजबूत हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के सम्राट तौगन तिमुर के दरबार में भेजा। वापस सुनना, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट तौगन तिमुर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर के भेजता है। अब इब्न बतूता निकल तो जाते हैं चीन के लिए कि चलो ठीक है मैं चीन जा रहा हूं आपका राजदूत बनकर के, लेकिन रास्ते में इनका मन परिवर्तन हो जाता है और ये चीन जाने के बजाय वापस अपने स्वदेश लौट जाते हैं। और स्वदेश लौट जाने के बाद में भारत में जो इन्होंने यात्रा किया, भारत में जितने समय तक रहे, उसका एक यात्रा वृतांत लिखते हैं, वो रेहला के नाम से लिखते हैं। किसके नाम से लिखेंगे? रेहला के नाम से अपना एक यात्रा वृतांत लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत का नाम है रेहला। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। कुछ समय बाद संबंध खराब हो गए, इसलिए हट गए। पुनः संबंध सही हुए तो चीन के सम्राट तौगन तिमुर के दरबार में भेजा, किंतु वो वहां जाने के बजाय स्वदेश लौट जाते हैं और अपनी यात्रा वृतांत की रचना करते हैं जिसका नाम है रेहला। फिर कुछ ग्रंथ हैं, मैंने सिर्फ नाम और उनकी इतिहासकार लिखे हैं, रचनाकार तारीख-ए-फिरोज शाही। ये ग्रंथ शम्स-ए-सिराज ने लिखा है। तारीख-ए-फिरोज शम्स-ए-सिराज। एक तारीख-ए-फिरोज जियाउद्दीन बर्नी और एक तारीख-ए-फिरोज शम्स-ए-सिराज। फिर फुतवात-ए-फिरोज ये फिरोज शाह ने लिखा है, यानी सुल्तान ने ही एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है फुतवात-ए-फिरोज। फुतवात का मतलब होता है फतेह, मतलब फिरोज शाह के द्वारा की गई विजय का वर्णन, लेकिन इसमें फतेह से ज्यादा फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है फुतुह-उस-सलातीन, और यह पुस्तक लिखी है इसामी ने। ठीक है, फुतुह-उस-सलातीन, यह पुस्तक लिखी है इसामी। थोड़ा सा सुने अपन इसामी के बारे में कि इसामी मैंने लिखा है कि दौलताबाद गया और वहीं पर रह गया। शॉर्ट में लिखा, क्यों रह गया? पहले आप पुस्तक याद करेंगे, फुतुह-उस-सलातीन, रचनाकार कौन है? इसामी। होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकार था इसामी। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी, उनमें से उसकी एक योजना थी राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके वो दौलताबाद या देवगिरी चला गया। जब राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था, तब उस समय बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज तो थी नहीं कि दिल्ली की जनता को बिठाया ट्रेनों में और पहुंचा दिया 2 दिन बाद में दौलताबाद। पैदल यात्रा की गई, घोड़ों के माध्यम से यात्रा की गई, कारवां के माध्यम से यात्रा की गई, तो काफी लंबा समय लगा इस यात्रा में, जिससे दिल्ली की जनता परेशान हो गई। और ऐसा कहते हैं कि गर्मी के समय यात्रा के दौरान बहुत से लोग जो बुजुर्ग थे वो वहीं यानी रास्ते में ही मर जाते हैं। और इसामी के जो दादा थे वो 90 वर्ष की आयु में रास्ते में ही मर गए, जिससे इसामी मोहम्मद बिन तुगलक को हेट करने लग गया, नफरत करने लग गया, मतलब उसको उसकी योजना पसंद नहीं आई। और जब कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली लेकर के आते हैं, जनता को भी कहते हैं आने के लिए, उस समय इसामी रुक जाते हैं, आते नहीं है, दौलताबाद में ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी होती है। तो बहमनी साम्राज्य या वहां के दरबार में वो रहते हैं। ठीक है, और वहीं पर रहकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फुतुह-उस-सलातीन, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था, उसकी योजनाओं का वर्णन किया गया है। एंड लास्ट पुस्तक है तारीख-ए-मुबारक शाही। ये पुस्तक याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी है। इस पुस्तक की खास बात यह है, हम दिल्ली सल्तनत में एक चौथा वंश पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सैयद वंश, जो 1414 से लेकर के 1451 तक चलेगा। ठीक है, सैयद वंश जो 1414 से लेकर के 1451 तक चलेगा। ये सैयद वंश के बारे में जानकारी देने वाली एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है तारीख-ए-मुबारक शाही। और ये सैयद वंश के एक सुल्तान मुबारक शाह को समर्पित करके लिखी गई है याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या बात है तारीख-ए-मुबारक शाही कि मुबारक शाह को समर्पित की है, जो सैयद वंश का सुल्तान था। लिखी किसने? याहिया बिन सरहिंदी ने। जानकारी किसकी? सैयद वंश की। कैसी पुस्तक? एकमात्र पुस्तक। तो इस तरह से हमारी ये सल्तनत कालीन
इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत या प्रमुख साहित्य हैं। 2 पुस्तकें हैं जो अरबी भाषा में हैं, बाकी सारी पुस्तकें फारसी भाषा में। ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आप सभी को इनकी राइटर्स, कम से कम इनके राइटर्स तो याद करने ही होंगे। कोशिश करो कि याद हो जाए, अगर नहीं होते हैं तो आप रट लो, लेकिन इनको कैसे भी करके आप मजबूत करो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ इस सल्तनत कालीन साहित्य के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास, मेरा जो आज का क्वेश्चन ये था कि अमीर खुसरो के सूफी संत गुरु कौन थे जिनकी डेथ के बाद में अमीर खुसरो की भी क्या हो जाती है, डेथ। मैं आशा करूंगा कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इवन जो सभी एग्जाम की तैयारी, अभी एग्जाम का सीजन वापस से प्रारंभ होने वाला है, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, सभी एग्जाम धीरे धीरे वापस आने वाले हैं। तो एक स्टडी का अच्छा मटेरियल है आपके पास में घर बैठे। तो सल्तनत कालीन साहित्य आज कंप्लीट है। अब कल हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन इतिहास का छोटा सा परिचय, जिसमें हम 5 वंशों को और उनके समय को, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। धन्यवाद।